नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जहांगीर के विषय में प्रारंभिक जानकारी दी थी, आज हम देखेंगे जहांगीर के विषय में आगे की जानकारी, जिसके अंतर्गत उसकी उपलब्धियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे और आप इसी प्रकार इतिहास की जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आइए अब हम जानेंगे जहांगीर के समय की मुख्य विजय एवं पराजय। आप देखेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहले जहांगीर ने बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस समय बंगाल में उस्मान खान अफगान शासन कर रहा था, जिसने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में जहांगीर ने शेख अलाउद्दीन को उस्मान खान अफगान को दबाने के लिए भेजा, जिसने 1612 ईस्वी में उस्मान खान अफगान को पराजित किया और इस प्रकार बंगाल को विजित कर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में पहले विजय के रूप में बंगाल को मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण विजय के अंतर्गत हम देखेंगे मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़, जिससे कि बाबर के समय से अभी तक निरंतर युद्ध चले आ रहे थे, मेवाड़ ने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था और इस समय यहाँ पर राणा अमर सिंह शासन कर रहा था। सबसे पहले जहांगीर की ओर से 1605 ईस्वी में परवेज को आक्रमण करने के लिए भेजा गया, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में 1606 में अब्दुल्ला खां और उसके बाद महावत खां को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। इन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। राणा अमर सिंह ने इन्हें के युद्धों को विफल कर दिया, किंतु 1614 ईस्वी में अब मेवाड़ की विजय की जिम्मेदारी खुर्रम, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, को सौंपी गई और खुर्रम ने राणा अमर सिंह को विवश कर दिया। उसने उसके युद्ध में अत्यधिक हानि पहुंचाई, जिसके कारण राणा अमर सिंह को मुगलों के आगे झुकना पड़ा और दोनों के मध्य संधि हुई, जो 1615 ईस्वी में संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार आप देखेंगे कि राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मिली। उसे अपने स्थान पर अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में 5000 की सेना के साथ भेजना तय हुआ। साथ ही आप देखेंगे इस समय तक मुगलों ने जो मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र विजित किए थे, वो राणा अमर सिंह को वापस लौटा दिए गए। चित्तौड़ का दुर्ग भी राणा अमर सिंह को वापस लौटा दिया गया। बस शर्त यह लगा दी गई कि वह उसकी मरम्मत कार्य नहीं करेगा। साथ ही राणा अमर सिंह को वैवाहिक संबंध कायम करने के लिए भी कोई दबाव नहीं बनाया गया। इस प्रकार राणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य यह संधि तय हुई और इसी के साथ जहांगीर के शासनकाल में जो बाबर के समय से लड़ाई चली आ रही थी, उसका अंत हो गया और यहाँ पर मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद आप देखेंगे तीसरी विजय के रूप में किश्तवाड़ की बात करते हैं, जो कि कश्मीर के पास का क्षेत्र था। यहाँ पर गौरसी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। जहांगीर ने 1619 ईस्वी में गौरसी को पराजित किया और किश्तवाड़ का क्षेत्र भी मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद कांगड़ा, जो कि पंजाब के पास का क्षेत्र था और कांगड़ा का दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था पश्चिमी सुरक्षा के हिसाब से। यहाँ का शासक राजा हरिचंद कटोच था, जिसे जहांगीर ने 1620 ईस्वी में पराजित किया और कांगड़ा के दुर्ग को भी मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इसके बाद जहांगीर ने दक्षिण में अहमदनगर की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। वह अपने पिता के समान दक्षिण भारत को भी विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इस समय यहाँ का शासक मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय था और उसका प्रधानमंत्री मलिक अंबर था, जिसने अपनी सेना में मराठों को भर्ती किया था और उनके गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। यहाँ पर भी अनेक
मनसबदारों को विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया, किंतु उसमें किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अंत में खुर्रम को, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, खुर्रम मिर्जा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने 1616 ईस्वी में मलिक अंबर को पराजित किया और दोनों के मध्य संधि हुई, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मलिक अंबर ने मुगलों को बालाघाट का क्षेत्र सौंप दिया और खुर्रम की इस विजय से जहांगीर अत्यंत प्रभावित हुआ, प्रसन्न हुआ और उसे शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद कुछ घटनाक्रम इस प्रकार चला कि मुगल दरबार में आंतरिक गुटबंदियों का और नूरजहां के प्रभाव के कारण परिस्थितियां बिगड़ रही थी। इस बात का फायदा मलिक अंबर ने पुनः उठाया और उसने 1617 ईस्वी में जो खुर्रम के साथ संधि की गई थी उसका उल्लंघन करते हुए गोलकुंडा और बीजापुर की मदद से पुनः मुगलों से अपने क्षेत्रों को विजित कर लिया। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे खुर्रम ने दोबारा मलिक अंबर को संधि करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार दोबारा उनके बीच संधि हुई, जिसके अंतर्गत मलिक अंबर ने 12 लाख रुपए, उसके साथ ही बीजापुर ने 18 लाख रुपए और गोलकुंडा ने 20 लाख रुपए हर्जाना दिया। किंतु यह संधि भी अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि खुर्रम ने स्वयं शासन सत्ता स्थापित करने के लिए जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐसी विद्रोह की स्थिति का फायदा उठाकर मलिक अंबर ने पुनः संधियों का उल्लंघन करते हुए वो सारे क्षेत्र जो मुगलों को सौंपे थे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर की विजय अस्थायी सिद्ध हुई। इसके साथ ही साथ कंधार की बात आती है। यह भी पश्चिम का प्रवेश द्वार था और मुगल साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण था, जिस पर सबसे पहले बाबर ने और बाद में इसे अकबर ने अपनी अधीनता में लिया था। किंतु जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां के विद्रोह के कारण 1622 में कंधार इनके हाथ से निकल गया। यह जहांगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण राजा, या हम यह कह सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल की एक असफलता थी, जिसके कारण जहांगीर ने कंधार को खो दिया। तो ये था जहांगीर के समय की मुख्य विजय पराजय। अब हम बात करेंगे जहांगीर के राजत्व काल में हुए 3 महत्वपूर्ण विद्रोहों की। इसमें सबसे पहला विद्रोह आप देखेंगे कि जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही, अर्थात 1606 ईस्वी में खुसरो के द्वारा, जो कि उसका सबसे पहला और बड़ा पुत्र था जिसने विद्रोह किया, यह मानबाई से उत्पन्न संतान थी। खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे अपने मामा मानसिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका का समर्थन प्राप्त था और इसी समय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने भी उसे समर्थन और आशीर्वाद दिया था विजयी होने का। ऐसी स्थिति में खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना के मध्य भैरोवाल, जो कि जालंधर के पास का क्षेत्र था, में युद्ध हुआ, जिसमें 1606 ईस्वी में खुसरो पराजित हुआ और खुसरो को माफ कर दिया गया। किंतु खुसरो निरंतर विद्रोह करता रहा। 1606 ईस्वी में ही गुरु अर्जुन देव को इस बात के लिए दंड दिया गया कि उसने खुसरो की मदद करने का आश्वासन दिया था और खुसरो के निरंतर विद्रोह की परिस्थिति में उसे जहांगीर के द्वारा अंधा करवा दिया गया। किंतु बाद में उसका इलाज किया गया, जिससे एक आंख उसकी ठीक हो गई और एक आंख हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके साथ ही साथ आप देखोगे खुर्रम ने जब विद्रोह किया तो 1622 ईस्वी में उसके लिए खुसरो एक चुनौती बना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में खुर्रम ने खुसरो का कत्ल करवा दिया। इस प्रकार खुसरो का अंत हुआ। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह खुर्रम का विद्रोह हुआ, या शाहजहां का विद्रोह बोल सकते हैं। यह विद्रोह 1622 ईस्वी में 22-23 ईस्वी में हुआ और यह विद्रोह नूरजहां की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ, क्योंकि नूरजहां खुर्रम की शक्ति को पहचानती थी। खुर्रम एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने दक्षिण में और मेवाड़ को विजित करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसी स्थिति में
अगर खुर्रम शासक बनता है तो नूरजहां का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए नूरजहां ने अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए शहरयार को अपना दामाद बनाया और शेर अफगन से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कराकर उसका रुतबा बढ़ाने का कार्य किया, जिससे खुर्रम को इस बात की आशंका हो गई कि नूरजहां अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए शहरयार को गद्दी पर बैठाने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में खुर्रम ने विद्रोह किया, किंतु उसके विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। यहीं से नूरजहां के पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इसके बाद आप देखेंगे महाबत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी। यह भी नूरजहां के प्रभाव के कारण ही हुआ। नूरजहां अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती थी और वह महाबत खां की शक्ति को कुचलना चाहती थी। महाबत खां उस समय का एक महत्वपूर्ण योद्धा था, तो नूरजहां ने उससे बंगाल के खजाने की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण महाबत खां ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर को भी बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में नूरजहां की कूटनीति से नूरजहां जहांगीर को बचाने में सफल हुई और महाबत खां भाग निकला। इस प्रकार महाबत खां के विद्रोह को भी कुचल दिया गया। तो ये थे जहांगीर के शासनकाल के 3 महत्वपूर्ण विद्रोह, जिन्हें वह दबाने में सफल रहा। अब हम बात करेंगे जहांगीर के व्यक्तित्व, चरित्र एवं मूल्यांकन की। जहांगीर के चरित्र में कुछ दोष थे तो कुछ अच्छे गुण भी विद्यमान थे। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला था मादक द्रव्यों का अतिशय प्रयोग। आप देखोगे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं वर्णित किया कि वह एक दिन में 20-20 प्याले शराब पी लेता था, किंतु बाद में उसने धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार किया और वह एक दिन में 6 प्याले ही पीता था। तो इन मादक द्रव्यों के सेवन के कारण उसकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ा और अंत में वह इसी के कारण मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। वहीं उसमें दूसरा दोष था आवेश में आकर अन्यायी प्रवृत्तियों को करना, जिसके अंतर्गत आप देखोगे खुसरो की मदद के कारण अर्जुन देव को दंड दिया गया, खुसरो को अंधा करवा दिया गया, अबुल फजल की मृत्यु करवा दी गई। अबुल फजल को मरवाने के लिए उसने बीर सिंह बुंदेला का सहयोग लिया, जिसने 1602 ईस्वी में अबुल फजल को मरवा दिया। इसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा विद्रोह करने की स्थिति में उनके गिरजाघरों को बंद करने का कार्य किया गया। राजौरी के हिंदुओं द्वारा मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करने की स्थिति में उन्हें दंडित करने का कार्य किया गया और अजमेर में बरहा मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवाने का कार्य किया गया। तो ये कुछ अन्यायी कार्य भी जहांगीर के द्वारा किया गया, किंतु ये सब कार्य उसने आवेश में आकर ही किए थे। इसके साथ ही साथ वह एक कामुक व्यक्ति भी था जो भोग विलास में लिप्त रहता था। उसने अपने शासनकाल में 20 विवाह किए थे और वह अधिकांश समय इन्हीं के बीच रहता था। वह नूरजहां पर भी आसक्त था और इसी कारण नूरजहां का प्रभाव उसके जीवन पर बढ़ता चला गया और वह शासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। जहांगीर का अगला अवगुण था विद्रोही स्वभाव। उसने अपने पिता के खिलाफ अनेक बार विद्रोह किया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु सलीमा बेगम के हस्तक्षेप से उसने अपने विद्रोही स्वभाव को त्याग दिया। इसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर में कुछ अच्छे गुणों की भी। जहांगीर ने कूटनीति के माध्यम से मेवाड़ को विजय करने में सफलता प्राप्त की और जो मेवाड़ मुगलों का दुश्मन बना हुआ था वह मित्र बन गया था। इसके साथ ही साथ वह एक न्यायप्रिय शासक भी था, जिसके अंतर्गत उसने न्याय की जंजीर बनाई और इस जंजीर के माध्यम से कोई भी फरियादी सीधे जहांगीर से न्याय प्राप्त कर सकता था। वह एक सुधारक शासक के रूप में भी था, जिसने 12 अध्यादेश जारी करके लोगों को राहत देने का कार्य किया, उनकी सुविधाओं का विस्तार किया और उन्हें सरलता से सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जहांगीर एक साहित्य प्रेमी भी था। उसने स्वयं की आत्मकथा लिखी। बाबर के बाद अगर कोई शासक आत्मकथा लिखने वाला था तो वह जहांगीर था, जिसकी आत्मकथा को पूरा करने का कार्य मोहम्मद खां के द्वारा किया गया। जहांगीर साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ आप देखोगे उसने सूरदास को भी अपने यहाँ आश्रय दिया, जिसने सूरसागर की रचना की थी। इसके साथ ही वह चित्रकला का भी ज्ञाता था, पारखी था
उसने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि उस समय के किसी भी चित्रकार मृत या जीवित के चित्रों को देखकर वह बता सकता है कि ये किसने चित्रकारी की है, किसने उसमें कौन से रंग भरे हैं, किसने नाक, किसने मुंह, किसने उसकी भुएं बनाई है। इन सारी चीज़ों को वह बता सकता था। उसके समय के प्रमुख चित्रकारों में बिशन-दास, मनोहर, तुलसी, इसके साथ ही हिरात का आगा राजा और अबुल हसन थे, और समरकंद के मंसूर, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुराद जैसे प्रमुख चित्रकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाने का कार्य करते थे। इसके साथ ही साथ इस समय कलर के क्षेत्र में आप देखेंगे चटकीले कलरों का प्रयोग किया गया, जिसमें नीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ त्रिआयामी चित्रों को महत्व दिया गया। इसके समय में आप देखोगे वास्तुकला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। चित्रकला के क्षेत्र में तो यह स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला प्रेमी होने के कारण उसने अकबर के मकबरे को पूरा करवाने का कार्य किया। इसी के शासनकाल में नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण करने का कार्य किया। एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि सफेद संगमरमर का बना हुआ था और जिसमें पितरा दुर्रा का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही साथ आप देखोगे जहांगीर के व्यक्तित्व में विजेता के गुण भी थे। उसने कांगड़ा, किश्तवाड़ को विजित करने का कार्य किया, बंगाल को विजित करने का कार्य किया और मेवाड़ को विजित करने का कार्य किया। इसके साथ ही आप देखेंगे जहांगीर के जीवन का अंत 8 नवंबर सन 1627 को भीमबार नदी के पास चिंगारी सीरी में 58 वर्ष की उम्र में हो गया, जिसे आरंभ में रावी नदी के किनारे बाक्सर के किले में अस्थायी रूप से दफनाया गया था और बाद में शाहदरा, लाहौर में स्थायी रूप से उसे दफनाया गया। अब हम देखेंगे जहांगीर के समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसके अंतर्गत आप देखोगे जहांगीर ने अपने दरबार में सबसे पहले 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया और स्वयं अपने हाथों पर राखी बंधवाई। इसके साथ ही सर्वप्रथम मराठों को महत्व को समझने वाला शासक जहांगीर था, जिसने उन्हें अमीरों की गिनती में शामिल किया। इसके साथ ही साथ उसने श्रीकांत जैसे हिंदुओं का जज नियुक्त करने का कार्य किया, जिससे हिंदुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी जहांगीर के द्वारा किया गया। उसने एक नई प्रथा चलाई, कान छिदवाना एवं मूल्यवान रत्न पहनना। यह उस समय की एक फैशन बन गया था। इसके साथ ही अफगान सर्वप्रथम जहांगीर के काल में ही मित्र हुए और उन्हें मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारतीय मुसलमान, जिन्हें शेखजादा भी कहा जाता था, को भी मनसबदारों का पद जहांगीर ने देना प्रारंभ किया। जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर यह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर के शासनकाल में हाकिन्स कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था, जिसे उसने 400 का मनसब दिया। इसके साथ ही आप देखेंगे सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए। इसके साथ ही ईसाई धर्म में से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने अपने पुत्रों को और पौत्रों को ईसाई पद्धति से शिक्षा प्रबंध की व्यवस्था की। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। बीजापुर के शासक को उसने फर्जन की उपाधि देने का कार्य किया था। तो ये थी जहांगीर के समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। साथ ही साथ उसने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सीअस्पा व्यवस्था भी लागू करने का कार्य किया था, अर्थात एक मनसबदार को 2 घोड़े या 3 घोड़े रखने का अतिरिक्त कार्य करना था। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे एक मुगल महारानी का इतिहास, जो दुनिया की रोशनी उपाधि से सम्मानित हुई थी।